बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में 27 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ प्रशासन के आदेश पर शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूल कॉलेजेस में आज मंगलवार से 27 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया। अब 28 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ होगी। प्रशासन के आदेश पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए की ओर से अलग अलग आदेश जारी कर सभी स्कूल कॉलेजेस में 19 जुलाई से 27 जुलाई तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। ऐसा कांवड़ के दौरान रूट डायवर्जन और छात्रों की परेशानियों को ध्यान में रखकर किया गया। यूपी के सरकारी विश्वविद्यालयों में एक समान परीक्षा शुल्क लगेगा। प्रदेश सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक जैसी परीक्षा शुल्क कर दिया। प्रदेश के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में 800 से 1500 रुपए तक परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद नए परीक्षा शुल्क का आदेश उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को जारी कर दिया। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएफए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमसी, बीएफए और बीवोक का परीक्षा शुल्क 800 रुपए लिया जाएगा। वहीं एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर विधि, बीटेक, बीएससी बायोटेक और बीलिप का परीक्षा शुल्क 1000 रुपए तय किया गया है। यूपी में ओबीसी छात्र फ्री में कर सकेंगे परीक्षाओं की तैयारी। योगी सरकार खोलेगी कोचिंग सेंटर। यूपी में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था होगी। योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सोमवार को वाराणसी में कहा कि ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था जल्द होगी। कश्यप सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 2 दिनी दौरे पर वाराणसी पहुंचे कश्यप ने कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 100 दिन में 5 और दिव्यांग जन कल्याण के लिए 8 कार्यों को चिन्हित किया था। हमने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर लिया है। यूपी में पीएम मोदी का अगला दौरा 25 जुलाई को कानपुर आने के लिए सपा सांसद ने दिया था निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को यूपी का दौरा किया। यूपी में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके लिए पीएम मोदी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ संग जालौन पहुंचे थे। हाल ही में पीएम मोदी के यूपी में कई दौरे हुए। अब अगला दौरा उनका 25 जुलाई को होना संभावित है। इस दौरे पर पीएम के कानपुर में होने की चर्चा है। ये दौरा बेहद खास बताया जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में सपा सांसद सुखराम यादव ने पीएम मोदी को कानपुर आने के लिए निमंत्रण दिया था। यूपी की खाली एमएलसी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 11 अगस्त को होगा मतदान। यूपी की खाली हुई 2 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव के लिए सोमवार को कार्यक्रम की घोषणा हो गई। अधिसूचना 25 जुलाई को जारी की जाएगी और मतदान 11 अगस्त को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनाव के लिए नामांकन पत्र 1 अगस्त तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 अगस्त को होगी और 4 अगस्त तक वापस लिए जा सकेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 11 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया 16 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। लखनऊ के तेजी से फैल रहा डायरिया। फैजुल्लागंज में 15 बच्चे पड़े बीमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डायरिया तेजी से फैल रहा है। शहर के अलीगंज इलाके के बाद फैजुल्लागंज में 15 बच्चे बीमारी की चपेट में आ गए। बीमारी की चपेट में बच्चे आए हैं। इन बच्चों के शरीर में दाने निकल आए। दर्द से बच्चे छटपटा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सीवर लाइन चौक है। गंदा पानी खाली प्लॉट और गलियों में भरा है। गंदगी की वजह से बीमारी फैली है। फैजुल्लागंज की शाम विहार कॉलोनी में बीते करीब 3 रोज से इलाके में बच्चे उल्टी दस्त की चपेट में हैं। इन बच्चों के शरीर में दाने भी निकल आए हैं। परिवारीजन स्थानीय डॉक्टर्स के पास बच्चों का इलाज करा रहे हैं। यात्रियों के बल्ले बल्ले। लखनऊ वाराणसी के बीच जल्द शुरू होगी सीधी फ्लाइट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी के बीच जल्द ही लोग हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। शीघ्र ही वाराणसी के लिए लखनऊ से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुरोध पर लखनऊ से वाराणसी तक सीधी हवाई सुविधा के लिए सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइंस के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। शीघ्र ही इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने पत्र में यह भी अवगत कराया कि वाराणसी हवाई अड्डे से प्रति हफ्ते 414 विमानों का आवागमन होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में 26 साल बाद शिक्षकों की भर्ती। इन तारीखों पर इंटरव्यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में 26 साल बाद कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की पहल पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया पूरी होते ही विभाग को 42 नए शिक्षक मिल जाएंगे। विभाग में शिक्षकों के कुल 51 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में महज 5 शिक्षक तैनात हैं। 1 शिक्षक अवकाश पर है। वर्तमान में शिक्षकों के 45 पद रिक्त हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1922 में रसायन विज्ञान विभाग बना। यह विश्वविद्यालय के चारों संकाय में सबसे बड़ा विभाग है। रसायन विज्ञान विभाग में 1994 में शिक्षक भर्ती हुई थी।
टीटीई की मनमानी नहीं चलेगी, श्रम शक्ति और कानपुर शताब्दी से इस नए सिस्टम की शुरुआत। टीटीई अब अपात्रों या चहेतों को चार्टिंग के बाद खाली होने वाली सीट्स नहीं दे पाएंगे। श्रम शक्ति एक्सप्रेस और कानपुर शताब्दी से अब तक नए सिस्टम की शुरुआत हो रही है। जल्द ही अन्य ट्रेन में भी इसे लागू किया जा सकता है। सिस्टम लागू होने के बाद असली हकदार को ही सीट देनी होगी। हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन के जरिए ऐसा संभव होगा। रेलवे प्रशासन ने पहले स्वर्ण शताब्दी के चलते चेकिंग स्टाफ को मशीन दी और फिर रविवार को श्रम शक्ति एक्सप्रेस के टीटीई दल को। मेडिकल बीमा में सस्ता हुआ इलाज और डॉक्टर्स की फीस कम, नाराज अस्पतालों में मरीजों की भर्ती पर आफत। मेडिकल बीमा में कंपनीज ने इलाज के रेट घटा दिए, इस पर नर्सिंग होम संचालकों ने नाराजगी जताई। यही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया। नर्सिंग होम संचालकों का बीमा कंपनीज के साथ टीपीए से विवाद पैदा हो गया। यही नहीं, नर्सिंग होम एसोसिएशन ने आपात बैठक कर फैसला किया कि अगर रेट नहीं बढ़ाए गए तो टीपीए से करार खत्म कर ऐसे मरीजों की भर्ती बंद कर दी जाएगी। मेडिकल बीमा के बाद टीपीए हर नर्सिंग होम से अलग अलग करार कर मरीजों को इलाज की सुविधा देते हैं, लेकिन 1 जुलाई से टीपीए ने डॉक्टर की एक विजिट 600 रुपए देने का रेट तय किया है। सावन के पहले सोमवार पर बौछार, अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। सावन के पहले सोमवार पर लोगों को मौसम से राहत मिलने के आसार हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल यूपी के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश और बौछारें हुई। आने वाले दिन भी राहत भरे हो सकते हैं। आज मंगलवार से बारिश की झड़ी लग सकती है। 2 दिन भारी बारिश के आसार है। इस सप्ताह हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। श्रावण मास शुरू हो चुका है, अब बारिश की उम्मीद की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रावण के पहले सोमवार को हल्की बारिश हो गई, जबकि आज मंगलवार को दिन में 1 या 2 बार तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। राष्ट्रपति चुनाव, यूपी से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को मिल सकते हैं 1,28,564 वोट। सोमवार को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में भाजपा की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश से 1,28,564 वोट मिल सकते हैं। इस वोट में सुबह सपा, बसपा, जनसत्ता दल, सांसदों, विधायकों और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव के 9,080 वोट शामिल हैं। प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की जो तैयारियां भाजपा ने की, उसके मुताबिक ये सारे वोट मुर्मू के समर्थन में पोल हो जाने की उम्मीद की जा रही है। मजदूरों को मिल रही लाखों रुपए की सरकारी मदद, जल्दी बनवाइए कार्ड। देश में असंगठित श्रमिकों के भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि असंगठित श्रमिकों को दैनिक जीवन गुजर बसर में किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इन श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनाकर दिया जाता है, जिसके जरिए उनको कई तरह के फायदे दिए जाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिस पर पात्र श्रमिक अपना पंजीयन करवाकर ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। किसान कर्ज माफी योजना। देश में छोटे सीमांत किसानों की संख्या अधिक है जो ऋण लेकर कृषि करते हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदा या तेज बारिश से जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है या बाजार में उनकी पैदावार का अच्छा दाम नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में किसान बैंकों से लिया गया ऋण चुकता नहीं कर पाते, जिस वजह से उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में किसानों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये भी देखने को मिला कि किसान इन सभी परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। किसानों को इसी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा कर्ज माफी योजना की शुरुआत की थी। इसी योजना की तर्ज पर अपने अपने राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने स्तर पर कर्ज माफी योजना को लॉन्च किया है। इस नई तकनीक से करेंगे यूरिया का छिड़काव तो होगी भारी बचत। देश के अधिकांश परिवारों की आय का मुख्य एवं प्राथमिक स्रोत कृषि है। देखा जाए तो कृषि उत्पाद भारत के निर्यात में एक बड़ा हिस्सा रखता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। नैनो यूरिया को दानेदार यूरिया रासायनिक खाद के विकल्प के तौर पर तैयार किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि दानेदार यूरिया खाद अधिक महंगी आती है और किसानों को यूरिया कम कीमत पर मिले, इसके लिए सरकार हर साल फर्टिलाइजर कंपनीज को करोड़ रुपए की सब्सिडी पर खर्च करती है। पीएम किसान की 12वीं किस्त से पहले किसानों के लिए खुशखबरी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें सबसे अहम योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट से पता चला कि किसानों की आमदनी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के स्तर से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में औसतन 1.3 से 1.7 गुना बढ़ी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, हाईकोर्ट का मथुरा जिला अदालत को सभी लंबित मामले 3 महीने में निपटाने का आदेश।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई की। कोर्ट से शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई। हाईकोर्ट ने मथुरा अदालत में दाखिल सभी आवेदन को 3 महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य के आवेदन पर दिया। सीनियर वकील आदिश अग्रवाल व शशांक सिंह ने बहस की। आवेदक का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर के साइंटिफिक रिसर्च और सर्वे कराने की मांग में सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, महिलाओं दिव्यांगों का होना था चयन, ओबीसी एससी एसटी नियुक्ति की तैयारी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन 6800 पदों पर ओबीसी व एससी एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी थी, वे पद महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों के थे, क्योंकि भर्ती में इन्हें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से हुआ। ये शासनादेश अब तक किसी के सामने नहीं आया था। हालांकि 6,800 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच से पहले ही रोक लग चुकी है। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के सियासी रंग, ब्रजेश पाठक संग विक्ट्री साइन बनाते दिखे, बोले सपा के साथ जारी है गठबंधन। ओम प्रकाश राजभर की सियासत के रंग लखनऊ में कल फिर दिखने लगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने विधायकों के साथ वोट डालकर निकले राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ विक्ट्री साइन बनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक चुनाव एक तरफा हो गया है। उसी दिन से एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की छड़ी लग गई है, जिस दिन मैंने अपने पत्ते खोले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा से सुबह सपा का गठबंधन आज भी है। ओपी राजभर का सपा प्रमुख पलटायन, जो तनाव में है अखिलेश, उनसे तलाक का इंतजार। सपा गठबंधन में शामिल सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तनाव में है, अब हमें उससे तलाक का इंतजार है। ओम प्रकाश राजभर पार्टी के एक विधायक को छोड़ अन्य सभी विधायकों को साथ लेकर मतदान के लिए पहुंचे थे। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव पर नाराजगी जाहिर की। बोले कि गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जब विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी की बैठक, प्रेस वार्ता और रात्रि भोज का कार्यक्रम हुआ तो उन्हें नहीं बुलाया गया। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित, gcup.nic.in पर चेक करें। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया हो, वो वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राज्य के प्राइवेट व सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में प्रवेश के लिए 27 जून से 30 जून 2022 तक जेईई CUP का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में करीब 1.5 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। पूजा की अनुमति की मांग पर सुनवाई चली, नहीं पहुंचे प्रतिवादी, नोटिस जारी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सिविल जज कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत में विश्व हिंदू महासमिति की ओर से याचिका दायर की गई। प्रतिवादी की ओर से किसी की उपस्थिति नहीं होने पर अदालत ने सुनवाई 30 जुलाई तक टाल दी। साथ ही उपस्थिति होने के लिए नोटिस जारी की गई। बता दें कि विश्व हिंदू महासमिति व अभिषेक शर्मा ने 30 मई को सिविल जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि आराजी संख्या 9130 पर आदि विश्वेश्वर, श्रृंगार गौरी सहित कई अन्य देवी देवता विराजमान हैं। वादी इनके पूजा पाठ करने के अधिकार की मांग करता है। साथ ही आदि विश्वेश्वर के 8 मंडपों को सुरक्षित करने और हिंदू धर्म में आस्था न रखने वालों को प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। सिर्फ प्रतिवादी अंजुम इंतजामिया की तरफ से रईस अहमद उपस्थित रहे। वे मिले तो वाह वाह, मैं मिलूं तो कैरेक्टर ढीला। योगी से मुलाकात पर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव को जवाब। सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सपा से बढ़ती दूरियों और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पीएम मोदी और सीएम योगी से मिले तो उन्हें फूल का गुलदस्ता दें, ठीक है, और हम मिले तो गलत। वे मिले तो वाह वाह, हम मिले तो कैरेक्टर ढीला, ये अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव खुद सीएम योगी से चोरी चोरी मिलते रहते हैं। अखिलेश यादव बोले, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ओपी राजभर और चाचा शिवपाल पर निशाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव पर पहली बार खुला हमला बोला। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान ही बीजेपी के दावे पर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप भी लगाया। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, दूध उत्पादों पर बढ़ाए गए जीएसटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। लड़ाकू विमानों के आसमान में भारत भरेगा ऊंची उड़ान।
चौथी पीढ़ी के देसी तेजस Mk1 के बाद अब भारत नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की राह पर है। ये विमान 5वीं और 6ठी पीढ़ी के होंगे। तेजस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत 3 नई परियोजनाओं के लिए करेगा। इन लड़ाकू विमानों के तैयार होने के बाद भारत इस मामले में अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस जैसे देशों की बराबरी कर लेगा। इससे भारत को दूसरे देशों को लड़ाकू विमान बेचने का मौका मिलेगा। इस बाजार पर अभी कुछ देशों का कब्जा है। भारत ने इस बाजार में कदम रख दिया है और इसकी शुरुआत तेजस Mk1 से हो रही है। भारत इसे मलेशिया को बेचने वाला है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।